हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। क्लास 6 की हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी अर्ली मैन से। अर्ली मैन जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करते थे, जानवरों को मार कर खाते थे। तो बेसिकली वो हंटर गैदरर थे। वो स्टोन एज से थे। स्टोन एज ह्यूमन हिस्ट्री का 99% टाइम था। इसमें हमने पेलियोलिथिक एज डिस्कस किया, मेसोलिथिक एज डिस्कस किया। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अर्ली मैन ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, मतलब खेती करना शुरू किया। अर्ली मैन जब हंटर गैदरर था तब वो एक जगह पर नहीं रहते थे, वो अपनी जगह बदलते रहते थे। लेकिन जब अर्ली मैन ने खेती करना शुरू किया फिर वो परमानेंट सेटलमेंट करने लग गए, मतलब एक ही जगह पर रहने लग गए परमानेंटली। अब जब लोग एक ही जगह पर परमानेंटली रहने लग गए तो छोटे छोटे गांव बने और वो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन बनी। वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया क्लास 6 में। फिर धीरे धीरे किंगडम्स बनी। जब किंगडम्स का राइज हुआ तो उन किंगडम्स पर रूल करने वाले जो डिफरेंट रूलर्स थे उनकी डायनेस्टीज़ भी आईं। हमने कई किंगडम्स और डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा क्लास 6 में, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। हमने कई बड़े बड़े किंग्स को डिस्कस किया, जैसे कि चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त। अगर हिस्टोरिकल टाइमलाइन की बात करी जाए तो हमने क्लास 6 में पेलियोलिथिक एज से 700 AD तक पढ़ा। इस पीरियड को एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। अब क्लास 7th में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, जो कि शुरू होगी 700 AD से और जाएगी 1700 AD तक। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th हिस्ट्री का पहला चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन चैप्टर है कि इन 1000 सालों में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें बदली हैं और कैसे कैसे बदली हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैप्स की। मैप्स अर्लीस्ट टाइम में भी बनते थे। अगर इस पीरियड की बात करी जाए, मतलब 700 AD से 1700 AD तक, तो इस पूरे टाइम में मैप्स बनते रहे। लोग जहाँ रहते थे वहाँ के मैप्स बनाते थे, जिससे कि पता चल सके कि कोई भी जगह का शेप क्या है, साइज़ क्या है, उस जगह से कौन सी नदियाँ जाती हैं, उस जगह के आसपास कौन कौन सी जगहें हैं। अर्लीस्ट मैप्स जो थे वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर जगह और उसके आसपास की जगहों के बारे में होते थे। इन 1000 सालों में जो लोगों की मैप बनाने की नॉलेज थी, टेक्निक थी, वो भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई। इस मैप को अरब जोग्राफर अल इद्रिसी ने बनाया था 1154 AD में। तो हम देख सकते हैं इन मैप्स में डिस्क्रिपेंसीज थी, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग और प्रिसिशन नहीं था उस टाइम के मैप्स में। इन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक बड़ा सा मैप बनाया था और ये वाला जो पार्ट है मैप का, दिस शोज द डिटेल्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अल इद्रिसी का जो मैप है उसमें साउथ इंडिया वहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे एक्चुअली नॉर्थ इंडिया है। श्रीलंका जो आइलैंड है वो हमें मालूम है कि नीचे की तरफ है, इंडिया के साउथ की तरफ है। अल इद्रिसी के मैप में वो ऊपर की तरफ मार्क्ड है। अल इद्रिसी ने अपने मैप में प्लेसेस का नाम अरबिक में लिखा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ वेल नोन नेम्स जो कि हमें मालूम है, जैसे कन्नौज, वो उस समय भी यूज़ होते थे, बट इट वॉज रिटन विद अ क्यू, जो आज हम के से लिखते हैं। तो इसका मतलब ये नाम तब से चला आ रहा है। ये एक दूसरा मैप है, इसको बनाया था फ्रेंच कार्टोग्राफर जियोम डेलाइल ने अपनी बुक एटलस नूवो में। जो मैप बनाने का काम करते हैं उन्हें कार्टोग्राफर कहते हैं। कार्टो यानी कि मैप, ग्राफर यानी कि लिखने वाला। तो जो मैप बनाने का काम करते हैं उन्हें कार्टोग्राफर कहा जाता है, द वन हु ड्रॉज द मैप। इस मैप में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, एक्यूरेसी है, चाहे वो कोस्टल एरियाज़ हों, चाहे इनलैंड एरियाज़ हों, चाहे नदियों का रास्ता हो। ये वाला मैप बना था 1720 AD में, यानी अर्ली 18th सेंचुरी में। ये मैप अल इद्रिसी वाले मैप से नियरली 600 ईयर्स बाद बना था। इस टाइम के अराउंड काफ़ी इंफॉर्मेशन चेंज हो गई थी सब कॉन्टिनेंट के बारे में। आपको देख के ही मालूम पड़ रहा होगा कि ये वाला जो मैप है ये हमारे लिए ज़्यादा फेमिलियर है, क्योंकि ये हमारे आज के मैप से ज़्यादा मैच करता है। जब यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स अपनी शिप्स लेकर दूर दूर तक ट्रैवल करते थे तो वो यही मैप यूज़ करते थे। तो इन 1000 सालों में जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी थी, मतलब मैप्स बनाने की जो कला थी, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। इन दोनों मैप को पढ़ने से हमें ये पता चला कि साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड बिटवीन टू पीरियड्स। अल इद्रिसी के टाइम पे जो कार्टोग्राफी की प्रैक्टिस थी वो जियोम डेलाइल के टाइम तक काफ़ी चेंज हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड हो गई थी। हिस्टोरियंस को हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं
टेक्स्ट पढ़ते हैं, मैप्स पढ़ते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा उन चीज़ों से इंफॉर्मेशन निकालने में, क्योंकि उनके अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इस वजह से उनका कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो जाता है। जैसे ये दोनों मैप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही हैं, पर एक दूसरे से एकदम अलग हैं। इस चैप्टर में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे: न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, रिलीजन एंड एम्पायर, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्ट्री। हमारा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का टॉपिक न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, समय बदलता है, वैसे वैसे सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही चेंज नहीं आता, हमारी लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है, वो कॉन्टेक्स्ट टाइम के साथ चेंज होता है। समय के साथ लैंग्वेज चेंज होती है, समय के साथ शब्दों के मीनिंग बदलते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि पहले बहुत अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस के डॉक्यूमेंट मिलते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में जो टर्म यूज़ हुए हैं, जो लैंग्वेज यूज़ हुई है, वो बहुत हद तक चेंज हुई है समय के साथ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। पर्शियन लैंग्वेज की बात करें तो आज की जो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज है और जो मिडिवल टाइम में पर्शियन लैंग्वेज मिलती थी, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। पर्शियन एक भाषा है जो पर्शिया में बोली जाती है। पर्शिया यानी ईरान। मिडिवल एक टाइम पीरियड है। 1200 AD से लगभग 1700 AD का जो टाइम था, इसे मिडिवल टाइम कहते हैं। मॉडर्न पर्शियन और मिडिवल पर्शियन लैंग्वेज में जो डिफरेंस है, ये केवल ग्रामर या वोकैबुलरी में नहीं है, इवन शब्दों के मतलब तक बदल गए हैं समय के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान नाम का एक टर्म है। प्रेजेंट टाइम में हिंदुस्तान का मतलब है इंडिया, पर 13th सेंचुरी में पर्शियन लैंग्वेज के एक क्रॉनिकलर थे मिन्हाज सिराज। इन्होंने जब हिंदुस्तान टर्म यूज़ किया था तो उस सेंस में यूज़ किया था कि हिंदुस्तान यानी वो जगह है जो पंजाब और हरियाणा का एरिया है और जो गंगा यमुना के बीच का पूरा एरिया है। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. यहाँ मिन्हाज सिराज उस एरिया की बात कर रहे थे जो दिल्ली सुल्तान के अंडर में था। जहाँ जहाँ पर दिल्ली सल्तनत का राज्य था, उन जगहों को इस हिंदुस्तान टर्म के साथ डिनोट किया गया था। इस टर्म में जो एरिया आते थे वो कांस्टेंट नहीं थे, फिक्स नहीं थे, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे थे। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत की बाउंड्री चेंज हो रही थी, वैसे वैसे ये इलाके जो कि हिंदुस्तान टर्म के अंडर में आते थे, वो भी चेंज हो रहे थे। इस हिंदुस्तान में साउथ इंडिया नहीं आता था, क्योंकि साउथ इंडिया में कभी दिल्ली सल्तनत का राज नहीं रहा। इसके बाद अर्ली 16th सेंचुरी में मुगल बादशाह बाबर ने भी इस टर्म हिंदुस्तान का यूज़ किया था, मगर अलग सेंस में। उनके लिए हिंदुस्तान का मतलब था इंडिया की ज्योग्राफी, यहाँ का फौना, मतलब यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ के रहने वाले लोगों का जो कल्चर था। इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए मुगल बादशाह बाबर ने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया था। This was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. कुछ इसी तरीके से जिस तरह से बाबर ने हिंदुस्तान को देखा था, कुछ उसी तरीके से आमिर खुसरो नाम के एक फेमस पोएट ने हिंद वर्ड का यूज़ किया था। पहले के टाइम में हिंदुस्तान एक जोग्राफिकल टर्म था या तो फिर कल्चरल आइडेंटिटी का टर्म था। ब्रिटिशर से पहले कि इंडिया की बात करें तो इंडिया कभी एक कंट्री था ही नहीं। छोटे या बड़े राजा रजवाड़े थे, वो अपने एरिया में राज करते थे, अलग अलग राज्यों के साथ लड़ाई करते हुए उनका एरिया ऑफ रूल बदलता रहता था। इन एरियाज़ में जो लोग रह रहे थे वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि हम किसी एक देश का हिस्से हैं। वो अपने आप को उस रीजन के साथ एसोसिएट करते थे जहाँ पे वो राज करते थे। पर आज के टाइम में हिंदुस्तान एक नेशन बन चुका है। ये पूरा नेशन अब हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी आते हैं, साउथ इंडिया भी आता है। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया है कि हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो टर्म्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं,
क्योंकि पास्ट में उसी वर्ड का कुछ और मीनिंग हो सकता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। आज के टाइम में जो एक टर्म हम फॉरेनर यूज़ करते हैं उसका मतलब है जो दूसरे देश का है, जो इंडियन नहीं है। लेकिन मिडिवल पीरियड में, जिस पीरियड की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, उस समय किसी भी स्ट्रेंजर को, किसी भी आउटसाइडर को फॉरेनर बोला जाता था। कोई भी ऐसा इंसान जो उस सोसाइटी या कल्चर का हिस्सा नहीं है। हिंदी में हम इसी चीज़ को परदेसी बोलते हैं और पर्शियन में अजनबी। तो मिडिवल टाइम्स में हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई सिटी में रहने वाला किसी फॉरेस्ट ड्वेलर से मिलता था, मतलब किसी ऐसे इंसान से मिलता था जो फॉरेस्ट में रहता है, तो इसके लिए वो फॉरेनर हो गया, क्योंकि वो उसकी सोसाइटी, उसके कल्चर से मैच नहीं करता था। सिमिलरली अगर दो फार्मर्स हैं जो सेम विलेज के हैं, तो वो लोग भले ही डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट रिलीजन के हों, लेकिन उनके लिए आपस में वो फॉरेनर नहीं थे। लेकिन एनीवन हु कम्स फ्रॉम द आउटसाइड टू द विलेज इज़ अ फॉरेनर। उस गांव में कोई ऐसा आदमी आता है जो बाहर के किसी दूसरे गांव का है, तो उस आदमी को वो लोग परदेसी कहते थे। फॉरेनर मतलब जो कि हमारे एरिया का नहीं है, वो फॉरेनर है। लेकिन आज के टाइम में फॉरेनर का मतलब जो हमारे देश का नहीं है। तो एक ही वर्ड के अलग अलग सेंस हो जा रहे हैं टाइम के साथ। दैट इज़ वाई टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्टोरियंस, कि अगर उन्होंने गलत टर्म यूज़ किए तो इसका मतलब पास्ट का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से पुराने डॉक्यूमेंट्स जो मिलते हैं हिस्टोरियंस को, तो उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से टर्म का क्या सेंस था किस टाइम पे। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का टॉपिक हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। हिस्टोरियंस जो हैं ये अलग अलग टाइप के सोर्सेस पढ़ते हैं, जिससे ये पास्ट को डेसिफर कर सकें, वो जान सके कि पास्ट में क्या हुआ था। लेकिन कब कौन सा सोर्स यूज़ करना है ये इनको कैसे मालूम पड़ेगा? द सोर्स दे यूज्ड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट, द पीरियड दे आर स्टडिंग, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल हैं। सेकेंड फैक्टर इज़ द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन ढूंढना चाह रहे हैं। क्लास 7 की जो बुक है इसमें 700 से लेकर 1750 AD की जो हिस्ट्री है वो कवर की गई है। सो दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर। 1000 ईयर्स में हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज निकल आएंगे, जैसे कि कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 1000 ईयर्स तक की हिस्ट्री पता लगाना इज़ ऑब्वियसली नॉट एन ईजी टास्क। इस टाइम पीरियड के जो भी सोर्सेज काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आपस में डिसकंटिन्यूस हैं, मतलब एक से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो जहाँ पे ख़त्म हो रही है, नेक्स्ट वाला सोर्स जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कहीं और से स्टार्ट हो रही है। सो इन दोनों टाइम पीरियड के बीच के बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं है। इस पीरियड की एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस टाइम पीरियड के जो भी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं उनका नंबर काफ़ी इंक्रीज़ कर गया। मतलब 700 से लेकर 1750 AD तक देयर वर अ लॉट ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स विच वर अवेलेबल टेक्स्ट फॉर्म में, डॉक्यूमेंट में। ये जो रिकॉर्ड्स हैं दे रिप्लेस्ड अदर काइंड्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। बाकी सोर्सेज कम हो गए और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ गए। ऐसा क्यों हुआ? उसका रीज़न ये था कि इस पीरियड के दौरान पेपर जो था वो ग्रेजुअली चीप होता गया और ज़्यादा वाइडली अवेलेबल हो गया। अब पेपर कई जगहों पर मिलने भी लगा था और सस्ता भी मिलने लगा था, इसलिए टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ गए। अब जब पेपर आया तो लोगों ने देखा कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को स्टोर करने का, प्रिजर्व करने का। ये एक अलग ही फॉर्म था कम्युनिकेशन का, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन का। लोगों ने पेपर का यूज़ करना शुरू किया अलग अलग तरीक़ों से। पेपर का यूज़ होने लगा होली टेक्स्ट या रिलीजियस टेक्स्ट लिखने के लिए, यानी धर्म की बातें लिखने के लिए, क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स को लिखने के लिए। क्रॉनिकल्स मतलब इवेंट्स को टाइम के हिसाब से अरेंज करना, जैसे कि कोई रूलर बना तो कब बना, रूलर बनने के बाद उसने किस स्टेट पर अटैक किया, कौन सी वॉर कब करी, कब जीता, कब वॉर में हारा। सेंट्स की टीचिंग्स लिखने के लिए, अपने एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन, पेटिशन, जुडिशियल रिकॉर्ड्स लिखने के लिए और अकाउंट्स और टैक्सेस मेंटेन करने के लिए, किसको किस चीज़ का टैक्स देना है, कितना देना है, इन तमाम चीज़ों को लिखा गया पेपर पे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे
मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को तमाम लोगों ने कलेक्ट करना शुरू किया था। किन लोगों ने कलेक्ट करना शुरू किया? जो वेल्दी पीपल यानी अमीर लोग थे, रूलर्स यानी राजा महाराजा थे, जो मॉनेस्ट्रीज थी। मॉनेस्ट्रीज मतलब बुद्धिस्ट लोगों के टेम्पल या प्रेयर हॉल जहाँ मॉन्क्स गैदरिंग में रहते हैं, जो टेम्पल्स थे। ये लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करने लगे। बाद में जब हम लोगों को ये मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले तो हमने इनको लाइब्रेरी और आर्काइव्स में रख दिया संभाल के, वरना वो टाइम के साथ खराब हो जाएंगी। आर्काइव्स मतलब ऐसी जगह जहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है, संभाल के रखा जाता है। प्रेजेंट टाइम में सभी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के पास आर्काइव्स हैं जहाँ पे वो अपने पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस को रखते हैं, स्टोर करते हैं। एक और टर्म के बारे में जानते हैं, मिनिएचर पेंटिंग। ये ऐसी छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं और इनको मिनिएचर इनके साइज़ की वजह से कहा जाता है, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। ये मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स के टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए। मतलब अगर मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ लिखा है तो उसको और अच्छे से डिपिक्ट करने के लिए मिनिएचर पेंटिंग्स बना देते थे साइड में। ये पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत होती थी कि बाद में जो कलेक्टर्स थे वो काफ़ी बार मैन्युस्क्रिप्ट्स को हटा के सिर्फ पेंटिंग्स अपने पास कलेक्ट करते थे। अब हम पढ़ते हैं कि इन सोर्सेज के साथ क्या प्रॉब्लम थी। ये जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़। जैसे कि देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, तो सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो हाथ से लिखी जाती थी और जो नेक्स्ट बंदा उसकी कॉपी बनाता था वो भी उसको हाथ से ही लिखता था। तो लिखने में काफ़ी बार आपको भी मालूम होगा कि अगर आप कहीं कुछ कॉपी कर रहे हैं तो कहीं से उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट की राइटिंग नहीं समझ में आई या कुछ हिस्से खराब हो गए, तो इस वजह से जब उसी मैन्युस्क्रिप्ट को अलग अलग लोग कॉपी करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा उनकी कॉपीज़ में। सो एज स्क्राइब्स कॉपीड दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स दे इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस। हर मैन्युस्क्रिप्ट की जो कॉपी बनती थी वो एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट होने लग गई ओवर द ईयर्स, क्योंकि सेंचुरीज तक ये कॉपी होती रही। सो द सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटैंशियली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनली वो कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन 1000 ऑफ ईयर्स तक कॉपी होते होते उसका मतलब कुछ और ही निकल के आया। एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज हमें काफ़ी बार ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती ही नहीं हैं। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट तो सबसे पहले लिखी गई होगी तो उसके मिलने के चांसेस और कम हो जाते हैं। सो वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। स्क्राइब्स जो भी कॉपीज बनाते थे हमें उसको रिफर करना पड़ता था, इसलिए बेचारे हिस्टोरियंस को अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती थी, उनके अलग अलग वर्जन्स पढ़ने पड़ते हैं सेम ही टेक्स्ट के, जिससे वो गेस कर पाए कि ओरिजिनल ऑथर क्या कहना चाहते थे। सो दिस वॉज द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम ये थी कि कभी कभी ऑथर्स क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते थे, मतलब उन्होंने अभी कुछ लिखा फिर कुछ टाइम बाद उनको कुछ डिफरेंट फील हुआ तो उन्होंने उसी का कुछ दूसरा वर्जन लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बरानी। इन्होंने पहले अपना क्रॉनिकल लिखा 1356 AD में, फिर 2 साल बाद उन्होंने उसी क्रॉनिकल का एक दूसरा वर्जन लिखा 1358 AD में। ये दोनों क्रॉनिकल्स एक दूसरे से काफ़ी डिफर करते थे। क्रॉनिकल मतलब जब किसी भी इंपॉर्टेंट या हिस्टोरिकल इवेंट के फैक्ट को आप उस ऑर्डर में लिखिए जिस ऑर्डर में दे हैपेंड। तो इन्होंने 2 क्रॉनिकल्स लिखे 1356 और 1358 में। हिस्टोरियंस को 1960s तक ये पता ही नहीं चला कि 1356 का भी कोई वर्जन है। दे ओनली गॉट द 1358 वर्जन। 1356 वाला वर्जन वॉज लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग्स मेड रीडिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अलग अलग स्क्राइब्स लिखते थे और उनकी हैंड राइटिंग डिफरेंट थी, स्पेशली इन लैंग्वेजेस लाइक पर्शियन एंड अरबिक। तो उनकी हैंड राइटिंग को समझना इज़ अ प्रॉब्लम इन इट सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल पर्शियन या अरबिक में 2 राइटिंग स्टाइल्स हैं, नस्तालिक स्टाइल जो कर्सिव होता है और पढ़ने में आसान होता है, लेकिन यही एक दूसरा स्टाइल है शिकास्ते स्टाइल जो थोड़ा डेंस होता है और पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल होता है। सो वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स वर रिटन इन मोर डिफिकल्ट स्टाइल उसको पढ़ना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हमारा ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का टॉपिक न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। ऑब्वियस सी बात है इन 1000 ईयर्स में बहुत सारे नए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स आए होंगे।
लेकिन हाउ डू दीज हेल्प हिस्टोरियंस इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट? जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि 1000 ईयर्स की हिस्ट्री पढ़ना इज अ वेरी बिग चैलेंज. वाई? बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स इन दिस पीरियड. स्केल का मतलब कितने सारे और वैरायटी का मतलब कितने टाइप के. So a lot of changes and also a variety of changes happened during these 1000 years. For example, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई एंड दैट टू इन डिफरेंट फील्ड. जैसे इरिगेशन की फील्ड में पर्शियन व्हील डेवलप हो गई, वीविंग की फील्ड में स्पिनिंग व्हील आ गई और कॉम्बैट्स में फायर आर्म्स यूज होने लगे. इसी तरह से नए लोगों के साथ और क्या आया? न्यू फूड एंड बेवरेजेस. पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ये सब हमारे सब कॉन्टिनेंट में बाहर से आया था. सो एज न्यू पीपल बिगैन कमिंग टू आवर सब कॉन्टिनेंट, उनके साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज, फूड और नए आइडियाज़ भी आए. एंड दैट इज़ वाई वी कैन से कि 700 से 1700 AD का ये जो अप्रॉक्सीमेट 1000 ईयर्स है, दिस सॉ अ लॉट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस. इन चेंजेस को हम 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, a period of gaining political importance, a period of change in habitat and a period of social changes. अगर आप देखें तो आप चारों को किसी एक फील्ड से रिलेट कर सकते हैं. A period of great mobility मतलब इकोनॉमिक चेंजेस. मोबिलिटी मतलब चलते फिरते रहना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह. इस वजह से इंटरमिंगलिंग हुई पुराने और नए आइडियाज़ की. नए आइडियाज़ आए, नई टेक्नोलॉजीज आई, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे इन सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़. और क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, वेल्थ कमाने की बहुत ऑफर्स थे, बहुत पोटेंशियल था. सो अ लॉट ऑफ पीपल केम टू आवर सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट. द सेकेंड चेंज विच वी डिस्कस्ड वॉज पॉलिटिकल. तो ये एक ऐसा भी पीरियड था जिसमें बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस मिल रही थी, जैसे कि द राजपूत. ये जो वर्ड है राजपूत, ये आया है राजपुत्र से. राजपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ रूलर. राजा का जो पुत्र है वहाँ से ये वर्ड डिराइव हुआ है, राजपूत. सो 8th से 14th सेंचुरी के बीच में ये वर्ड किसी भी क्षत्रिय वॉरियर्स के ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता था. इट वॉज नॉट वेरी स्पेसिफिक. राजपूत वर्ड सिर्फ रूलर्स या चीफ्टन्स के लिए नहीं था, बल्कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग किंगडम्स के सारे कमांडर्स थे, आर्मी पर्सन थे, सोल्जर्स थे, उन सब के लिए ये वर्ड यूज होता था, राजपूत. द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफ्टन्स बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. So Rajput was a term which was generally used for क्षत्रिय warriors and there were certain points जो माना जाता था कि राजपूत्स फॉलो करते हैं, जैसे कि एक chivalric code of conduct. What is this? ऐसा behavior जिसमें वुमेन की रिस्पेक्ट करी जाती है. A very polite, gentleman-like behavior. ये भी माना जाता था कि राजपूत had extreme valor. वो बहुत ब्रेव थे, उनके अंदर बहुत करेज होता था एंड दे हैड अ सेंस ऑफ लॉयल्टी. वो जिसके साथ रहते थे उसको कभी धोखा नहीं देते थे. तो राजपूत के ऊपर बहुत सारी पोएम्स लिखी जाती थी और सारे पोएट्स यही सारी क्वालिटीज़ डिस्क्राइब करते थे इन अ राजपूत. राजपूत के अलावा और भी कई सारे ग्रुप्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाया पॉलिटिकली इन 1000 सालों के दौरान, जैसे मराठास महाराष्ट्र के एरिया के आसपास, पंजाब के आसपास के एरिया में सिख थे, नॉर्थ इंडिया में जाट थे, अहोम थे, कश्यप थे. ये एक कास्ट होती है जो स्क्राइब्स की होती है. नाउ वी हैव कम टू द थर्ड चेंज, अ पीरियड ऑफ चेंज इन हैबिटेट. इन 1000 सालों में एक और बहुत खास चीज़ हुई, दैट इज़ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. डेवलपमेंट हो रहा था, एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करना था, तो लैंड चाहिए थी. उसके लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने के लिए. इस वजह से जो उन फॉरेस्ट में रहते थे वो लोग डिस्प्लेस हुए. फॉरेस्ट ड्वेलर्स को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा. अब उनको चेंज ऑफ हैबिटेट की वजह से विलेज में रहना पड़ रहा था. अब वो पेजेंट बन गए थे, वो लैंड टिल करते थे और फार्मिंग करते थे. नाउ वी कम टू दी फोर्थ चेंज, दैट इज सोशल चेंज. अब चूंकि फॉरेस्ट ड्वेलर्स पेजेंट बन गए थे, दे स्टार्टेड टिलिंग लैंड. दे नाउ बिगैन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल इन द सोसाइटी. सोसाइटी का जो एग्जिस्टिंग कल्चर था उससे इफेक्ट होने लग गए थे.
ये जो पेजेंट्स थे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए रीजनल मार्केट से। जो चीफ थे उन जगहों के, उनसे, जो प्रीस्ट थे, टेम्पल्स थे, मोनेस्ट्रीज थी, इन तमाम चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। दे बिकेम पार्ट ऑफ द लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। एग्जिस्टिंग सोसाइटी तो आपको मालूम है कितनी कॉम्प्लेक्स थी, उसमें कास्ट थी, उसमें डिविजन्स थे, वो भी इसी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का हिस्सा बन गए। उनको टैक्स देना पड़ता था, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करना पड़ता था उस एरिया के लोकल लॉर्ड को। अब ये पेजेंट्स जो पहले फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जब ये फार्मिंग करने आए तो किसी को ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड मिला, किसी को कम प्रोडक्टिव लैंड मिला, कुछ कैटल को भी पालने लग गए, कुछ आर्टिजन्स बन गए, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग गए। सो बिकॉज सो मेनी डिफरेंसेस एमर्ज्ड, तो इनमें भी काफ़ी सारे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस आ गए। यहीं से अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आना शुरू हो गया। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा राइज हुई। समाज यानी सोसाइटी और भी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हो गया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। इससे जन्म हुआ एक नई चीज़ का, विच इज़ जातीज़। बिकॉज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, पीपल वर नाउ ग्रुप्ड इनटू जातीज़ और सब कास्ट। जो लोग थे उनको अलग अलग जाति में ग्रुप कर दिया गया, अलग अलग जाति बना दी गई। जाति यानी कास्ट के भी अंदर सब कास्ट हो गए। इन जातियों को रैंक किया जाता था लोगों के बैकग्राउंड के हिसाब से और उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से। पहले 4 तरह के कास्ट थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये कास्ट थे ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्यूपेशन। लेकिन जब जाति सिस्टम या सब कास्ट सिस्टम आया तो ब्राह्मण्स में भी कई टाइप के ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय में भी कई टाइप के क्षत्रिय हो गए। इसी तरह से वैश्य और शूद्र में भी अलग अलग सब कास्ट बन गए। इन जातियों को रैंक किया जाता था कि ये जाति ऊपर है, ये जाति थोड़ा इनसे नीचे है, ये जाति इनसे और नीचे है। ये जो रैंक होती थी ये परमानेंटली फिक्स नहीं होती थी, ये वेरी करती थी। अगर आपके पास पावर, इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो आप ग्रेजुअली ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और उस जाति की पोजीशन सोसाइटी में चेंज हो जाएगी। सो दे कुड चेंज ऑन द बेसिस ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ जाति। ऐसा भी नहीं है कि एक एरिया में जाति का जो स्टेटस है पूरे इंडिया में उस जाति का वही स्टेटस होगा। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड डिफर फ्रॉम एरिया टू एरिया। कहीं पे हो सकता है वो कम पावरफुल हो, कहीं पे हो सकता है वो ज़्यादा पावरफुल हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जातीज अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाते थे कि उनकी जाति का कोई भी मेंबर मिसबिहेव ना करे, गलत काम ना करे। सो जातीज मेड देयर ओन रूल्स। और इन रूल्स को इन्फोर्स कौन करता था? These rules were enforced by an assembly of elders. जो उस जाति के बड़े बूढ़े लोग थे, they used to enforce these rules. काफ़ी एरियाज में ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों को जाति पंचायत कहा जाता था। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। ऐसा नहीं है कि जाति के अलग रूल्स हैं सो दे कैन जस्ट फॉलो देयर ओन रूल्स। जाति इज स्टिल पार्ट ऑफ अ विलेज। वो एक विलेज में रहते हैं और उनको विलेज के रूल्स भी फॉलो करने होते थे। और विलेजेस को कौन रूल करते थे? चीफटेंस, एंड दे वर इन चार्ज ऑफ सेवरल विलेजेस। जाति और विलेजेस आपस में मिल के दे फॉर्म्ड ओनली अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ द एंटायर स्टेट। किंग का जो भी स्टेट होता था, जो भी एम्पायर होता था, उसका एक छोटा सा ही हिस्सा होता था विलेज और जाति। ऐसी कई सारी यूनिट मिलके एक स्टेट बनाती थी। This topic ends here. Thank you. हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का टॉपिक रीजन एंड एम्पायर। ये जो अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर्स की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी एम्पायर्स एमर्ज्ड और इन्होंने बहुत लार्ज रीजन्स कवर किए, जैसे कि चोलास, तुगलक्स, मुगल्स। ऐसे बहुत सारे एम्पायर थे। इनके बारे में हम क्लास 7th की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हमें जनरली इन एम्पायर्स के बारे में कैसे मालूम पड़ता है? बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि प्रशस्तीस। प्रशस्ति क्या होती है?
दे आर लॉन्ग संस्कृत पोएम्स जो रूलर्स और उनके एम्पायर्स को डिस्क्राइब करती हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसी प्रशस्ति का जो हमें मिली थी एक दिल्ली सुल्तान के बारे में, जिनका नाम था गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने 1266 से 1287 एडी तक रूल किया था और प्रशस्ति में ये मेंशन है कि ये एक बहुत ही लार्ज एम्पायर के रूलर थे। इनफैक्ट प्रशस्ति स्टेट्स दैट बलबन्स एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान, मतलब गजनी या गजन इन द वेस्ट, to Gauda, which is Bengal in the east, and it also covered all of southern India, मतलब द्रविड़ रीजन। लेकिन हिस्टोरियंस का ये मानना है कि these are exaggerated claims, मतलब इनका एम्पायर एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं होगा, ये बढ़ा चढ़ाकर प्रशस्तिज में लिखे जा रहे थे। हिस्टोरियंस इसीलिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि रूलर्स ऐसे फॉल्स क्लेम्स क्यों करते थे कि वो इतने सारे रीजन्स को कंट्रोल करते थे। 700 एडी के अराउंड बहुत सारे रीजन्स के अपने खुद के डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशंस हो गए थे, उनकी खुद की लैंग्वेज इमर्ज कर गई थी, उनकी खुद की यूनिक कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी और हर रीजन को किसी न किसी रूलिंग डायनेस्टी से एसोसिएट कर सकते थे। तो ओवरऑल इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द रीजन हैड बिकम वेल डिफाइंड। लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है। एक रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, उनका कल्चर अलग होगा एज कंपेयर टू द अदर रीजन, जैसा आज भी है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ इमर्ज करती है कि बहुत सारे जो रूलर्स थे, उनके जो एम्पायर्स थे, दे वर पैन रीजनल। इसका मतलब वो बहुत सारे रीजन कवर करते थे एंड सो दैट इम्प्लाइज कि मैक्सिमम एम्पायर्स में अलग अलग टाइप के रीजन्स इंक्लूड होते थे एंड नॉट ऑल ऑफ दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। कुछ ज़्यादा स्टेबल थे, ज़्यादा सक्सेसफुल थे एज कम्पेयर टू दी अदर्स। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्ट दिया है। आमिर खुसरो एक पोएट थे और 1318 में इन्होंने ये चीज़ नोट करी थी, जिसमें ही हैज़ मेंशन्ड कि इंडिया के हर रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। जैसे सिंध में सिंधी बोली जाती थी, सिंध पाकिस्तान में चला गया है। लाहौर के आसपास लाहौरी बोली जाती थी। कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती थी। सदर्न कर्नाटका में द्वार समुद्री बोली जाती थी। आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना में तेलंगानी बोली जाती थी। गुजरात में गुजराती बोली जाती थी। ईस्टर्न यूपी में अवधी बोली जाती थी। बंगाल में गौरी बोली जाती थी और दिल्ली के आसपास के एरिया में हिंदवी बोली जाती थी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। संस्कृत की अगर बात करी जाए तो संस्कृत किसी पर्टिकुलर रीजन में बाउंड नहीं थी कि संस्कृत इस रीजन में बोली जाएगी, कहीं और यहाँ नहीं बोली जाएगी। संस्कृत एक बहुत पुरानी लैंग्वेज थी। जो कॉमन पीपल थे यानी आम लोग थे वो संस्कृत नहीं बोलते थे, उनको संस्कृत नहीं आती थी। संस्कृत आती थी सिर्फ ब्राह्मण्स को। तो हमें मालूम पड़ गया कि 700 एडी के आसपास से ही रीजन्स काफ़ी वेल डिफाइन होने लग गए थे और उनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग गई थी। और ये इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा तब विजिबल हुआ जब 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया। जब वो डिक्लाइन हुआ तो रीजनल स्टेट्स फिर से इमर्ज कर गए और इसके बाद ये एहसास हुआ कि ये जो एरियाज़ हैं, ये जो रीजनल स्टेट्स हैं, दे हैड बीन अंडर मोनार्क रूल फॉर सो लॉन्ग। इसका मतलब उनके ऊपर इतने सालों से रूलर्स राज कर रहे थे और इतने बड़े बड़े पावरफुल किंगडम्स ने राज किया था कि इन रीजन्स का कैरेक्टर ही चेंज हो गया था। हर रीजन में कुछ ऐसी लेगेसी बची हुई थी जो उन रूलर्स की थी, उन एम्पायर्स की थी जिन्होंने उन पे रूल किया था। और ये हमें क्लियरली कैसे दिखा कि इनमें से काफ़ी सारे रीजन्स उनके अपने अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन तो थे, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी थी जो इन सब में कॉमन थी, जो शेयर्ड थी। देयर वर मेनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशन। तो हर रीजन ने इन 1000 ईयर्स में ग्रो किया था, लेकिन आइसोलेशन में नहीं ग्रो किया था। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी थी which were common across many regions. Why? Because the same empire had ruled over these regions. हमारा ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का टॉपिक ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। रिलीजियस फ्रंट पे भी इन 1000 ईयर्स में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए।
पहली बात, रिलीजन क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं और एक मोर पावरफुल एंटिटी, एक ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में बिलीव करते हैं, और इसीलिए रिलीजियस बिलीव्स आर दोज बिलीव्स विच आर क्लोजली कनेक्टेड विथ हाउ लोकल कम्युनिटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली। किसी भी कम्युनिटी के जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो उस कम्युनिटी के सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से बहुत इम्पैक्ट होते हैं, और जब भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस चेंज होती हैं तो रिलीजियस बिलीव्स उसके साथ चेंज होते हैं। दिस पीरियड सॉ अ लॉट ऑफ चेंजेस इन हिंदुइज्म ऑल्सो, जैसे कि वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड the growing importance of Brahmins, the priest, as a dominant groups in society। नए गॉड्स को वर्शिप किया जा रहा था, कई सारे नए नए टेम्पल्स बनाए गए राजा महाराजाओं द्वारा इन 1000 सालों में, और ब्राह्मण्स यानी प्रीस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी और वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ग्रुप हो गए पूरी सोसाइटी के। उसका कारण ये था कि ब्राह्मण्स की लैंग्वेज संस्कृत थी, वो आपस में संस्कृत बोलते थे, आम लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, तो संस्कृत टेक्स्ट की नॉलेज की वजह से ब्राह्मण्स को सोसाइटी में अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिला करती थी। इनको संस्कृत आती है, ये ज्ञानी लोग हैं। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige। जो नए नए रूलर्स आते थे वो अपना बड़ा किंगडम बनाना चाहते थे, जिनको स्टैचर चाहिए था, थोड़ा पावर और पोजीशन चाहिए थी, वो भी ब्राह्मण्स को पेट्रनाइज करने लग गए, क्योंकि उनको मालूम था कि ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट होती है। अगर वो भी अपने आप को ब्राह्मण से एसोसिएट कर लेंगे तो उनको लग रहा था कि उनको भी वो ही रिस्पेक्ट मिल जाएगी जो ब्राह्मण्स को मिलती है सोसाइटी में। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, ऑफ अ लविंग पर्सनल डेटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलैबोरेट रिचुअल्स। इन 1000 सालों के दौरान एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ हमारी सोसाइटी में। भक्ति एक बहुत ही लविंग पर्सनल रिलेशनशिप होती है अपने गॉड के साथ। अगर कोई आदमी भगवान से जुड़ना चाहता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ना चाहता है, तो उससे किसी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे कोई इलैबोरेट रिचुअल्स भी नहीं करने पड़ेंगे। पहले के टाइम पर पूजा करने के लिए ब्राह्मण्स की ज़रूरत पड़ती थी। ब्राह्मण तमाम तरह के रीति रिवाज करवाते थे, रिचुअल्स करवाते थे, उस ब्राह्मण के थ्रू फिर आप भगवान तक पहुंच सकते थे। इस टाइम पर ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए, वो गरीब आदमी या लोअर कास्ट की सोसाइटी में जाते नहीं थे, तो वहाँ पर भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई। अब ईश्वर की भक्ति के लिए प्रीस्ट या ब्राह्मण्स की ज़रूरत नहीं थी, तमाम पूजा पाठ करवाने की ज़रूरत नहीं थी, बस भक्ति करो, प्यार करो, सेवा करो उस ईश्वर की, आप उस भगवान से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से खुद जुड़ोगे। ये फिलॉसफी खुल के बाहर आई इन 1000 सालों में। अब यहीं पर जान लेते हैं कि पेट्रन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। पेट्रन्स कौन होते हैं? एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल who supports another person, an artist, a craftsperson, a learned man or a noble। जब कोई भी वेल्दी इन्फ्लुएंशियल इंसान किसी और को सपोर्ट करता है, स्पेशली आर्टिस्ट को या क्राफ्ट पर्सन को, लर्नड मैन, नोबल, इन सब को, तो उसको पेट्रन कहा जाता है। ये तो बात थी पुराने रिलीजन की, हिंदुइज्म की। इन 1000 सालों में एक नया रिलीजन हमारे देश में आया, ये रिलीजन था इस्लाम का। ये रिलीजन आया मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स के थ्रू, जो कि हिंदुस्तान आए, जिन्होंने होली कुरान की टीचिंग्स को प्रीच किया। कुरान इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम। इस तरीके से इंडिया में इस्लाम की शुरुआत हुई। हमारे देश के कई सारे रूलर्स इस्लाम और उलेमा के पेट्रन थे। उलेमा क्या होता है? लर्नेड थियोलॉजिस्ट एंड ज्यूरिस्ट। थियोलॉजियन मतलब अ पर्सन हु स्टडीज और इज़ अ स्पेशलिस्ट इन रिलीजन। तो उलेमा एक्चुअली वे लोग होते हैं जिनको इस्लाम की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। दे स्टडी द रिलीजन एंड दे आर एक्सपर्ट्स इन इट। जैसे हिंदुइज्म को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया अलग अलग टाइम पे, उसी तरीके से इस्लाम को भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया। इस्लाम में भी अलग अलग चेंजेस आए। They were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders, that is Khalifas of the community and the succeeding Khalifas।
600 AD से 700 AD के बीच में सऊदी अरेबिया में एक प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने इस्लाम को फैलाना शुरू किया। जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई तो उनके फॉलोअर्स के सामने एक सवाल उठा कि मुस्लिम कम्युनिटी को लीड कौन करेगा। कुछ लोगों का मानना था कि मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करना चाहिए प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे अली, उनको। ऐसे लोग जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ को अगला हेड माना, वो लोग बन गए शिया मुस्लिम। और जबकि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके सन इन लॉ को मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर मानने से मना कर दिया। उनके मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर खलीफा ही रहने चाहिए जो उनके हेड होते आए हैं हमेशा से। जो आगे आने वाले खलीफा हैं वो ही बनने चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी के हेड। ये लोग सुन्नी मुसलमान हो गए। इस्लाम में और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ। बेसिकली इंडिया में हनाफी और शाफी दो स्कूल ऑफ लॉ हैं। ये भी अलग अलग तरीके की थिंकिंग रखते हैं और थियोलॉजी और मिस्टिक ट्रेडिशंस में भी डिफरेंसेस हैं। थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन। सो एज यू कैन सी, रिलीजन वॉज इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज बाय देयर फॉलोअर्स। हमारा ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का लास्ट टॉपिक थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। मतलब वक्त यानी टाइम को हिस्टोरिकल पीरियड्स में किस तरीके से डिवाइड किया जाए। टाइम का जो कंसेप्ट है वो हिस्टोरियंस के लिए थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारे लिए टाइम इज़ सिंपल, कितना बज रहा है। लेकिन फॉर हिस्टोरियंस टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी और इकोनॉमी कैसे चेंज हुए हैं ओवर द ईयर्स, आइडियाज़ और बिलीव्स कैसे ट्रांसफॉर्म हुए। टाइम को आप हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड क्यों करोगे? जब आप एक लंबे टाइम की बात करते हैं तो उस लंबे टाइम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, चाहे वो सोशल चेंजेस हो, चाहे इकोनॉमिकल हो। उस लंबे टाइम को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी करने का इजी वे ये है कि उस लंबे टाइम को पीरियड्स में डिवाइड कर ले, उन पीरियड्स में जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हों, तो आसानी हो जाएगी उस टाइम के बारे में स्टडी करने में। मिड 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो इस डिवीजन का बेसिस क्या था कि सिर्फ रूलर का रिलीजन इम्पॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में हिंदू राजा है तो हिंदू पीरियड है, मुस्लिम राजा है तो मुस्लिम पीरियड है, ब्रिटिशर का रूल है तो ब्रिटिश पीरियड है, और कोई डेवलपमेंट और कोई चेंजेस मैटर नहीं करते हैं। और ऐसा डिवीजन जो सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंडेंट हो, ये फॉल्टी होते हैं। क्यों? बिकॉज दे इग्नोर द डाइवर्सिटी ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट। ये और चेंजेस को अकाउंट में लेते ही नहीं हैं। इसलिए मैक्सिमम हिस्टोरियंस आज के टाइम में ये डिवीजन फॉलो नहीं करते। तो आज के हिस्टोरियंस किन फैक्टर्स पे पीरियड को डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। किसी भी पीरियड के अगर सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर एक दूसरे से मैच करते हैं तो दैट बिकम्स वन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल अर्ली सोसाइटीज़ एंड अर्ली किंगडम्स जो क्लास 6 में पढ़ा था हमने, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी एक जैसे थे। हंटर्स गैदरर्स से वो ग्रेजुअली एक सेटल्ड सोसाइटी में आ रहे थे और किंगडम्स का कंसेप्ट इमर्ज हो रहा था। सो दैट वाज वन पीरियड। नाउ इन क्लास 7th वी विल स्टडी मिडिवल हिस्ट्री विच इज़ फ्रॉम 700 AD टू 1750 AD। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और इस तरह से पीरियड को कैटेगराइज किया गया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल हैपेंड इन मिडिवल हिस्ट्री। पहली बात तो जितने भी पैस्टोरल लोग थे, नोमैडिक लोग थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, इनका नंबर काफ़ी रिड्यूस हो गया था। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब सेटल हो गए और जितनी भी फार्मिंग सोसाइटीज़ थी उनकी सोसाइटीज़ बढ़ गई। देयर वॉज ऑल्सो द एमर्जेंस ऑफ रीजनल एंड आउटसाइड पावर्स, मतलब इन्वेडर्स। मेजर रिलीजन जैसे हिंदुइज्म और इस्लाम भी डेवलप हो रहे थे, और इसी बीच में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में आ गई थीं। एज यू कैन सी अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंट थिंग्स हैपेंड इन दीज 1000 ईयर्स, बट बिकॉज इस पीरियड में शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका ये मतलब नहीं कि हर सेंचुरी एक दूसरे से अलग नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल 16th and 18th century was obviously very different from 8th और 11th century। इसलिए हम हिस्ट्री को पीरियड्स में तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उस पीरियड को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना और समझना बहुत ही मुश्किल है। एंड फाइनली अ कंपैरिजन बिटवीन मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब क्योंकि मॉडर्न वर्ड सुनकर ऐसा लगता है कि ज़्यादा मटीरियल प्रोग्रेस या ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, लेकिन ऐसा है नहीं।
मिडिवल पीरियड किसी भी तरह से प्रोग्रेस या एडवांसमेंट में लैक नहीं कर रहा था। काफ़ी सारी प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट हैपेंड इन द मिडिवल पीरियड। और कितना एडवांसमेंट हुआ था ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि बिकॉज several regions of a subcontinent progressed so much that they attracted the interest of the European trading companies। इतनी प्रोग्रेस हो रही थी कि यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनकी नज़र पड़ी एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्रेस। इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।